अस्सलाम वालेकुम। हमारे अंदर मौजूद इम्यून सिस्टम का सबसे अहम मकसद जो है वो ये कि इन तमाम चीज़ों को अपने सिस्टम से दूर रखना जो कि हमारे जिस्म और बॉडी के लिए नुकसानदेह हैं। और अगर किसी ना किसी तरह से ये दाखिल हो भी जाएं तो इन्हें ठिकाने लगाना मतलब मार देना। तो ऐसी चीज़ें जो हैं इनमें आते हैं प्रोटीन्स, वायरसेस, बैक्टीरिया और यूकैरियोटिक पैरासाइट्स या फिर फंजाई, जो कि नुकसान पहुंचा सकते हैं आपकी बॉडी को। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपके जिस्म में दाखिल हो और फिर बायस बने किसी भी बीमारी का या नुकसान का, इन सब चीज़ों को कहा जाता है पैथोजेंस। तो सबसे पहला मकसद जो है इम्यून सिस्टम का वो है हिफाजत इन तमाम चीज़ों से। इसमें फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो है ये है इन तमाम चीज़ों को जिस्म से बाहर रखना, और अगर ये बॉडी में दाखिल हो जाएं तो हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो इन्हें मार दे और बाहर निकाल दे हमारे जिस्म से, ताकि हमें कोई भी नुकसान ना पहुंचे। तो इसमें हमारे पास होती हैं दो लाइंस अपने दिफा के लिए, जिसे टू लाइंस ऑफ डिफेंस भी कहा जाता है। पहली यानी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस और दूसरी यानी सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। इससे मुराद है वो तरीक़े जिनसे हमारा इम्यून सिस्टम हमें महफूज रखता है बहुत सी नुकसानदेह चीज़ों से। अब फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो है आसान अल्फाज में सब चीज़ों को बाहर रोके रखना, इन तमाम पैथोजेंस को जिस्म से बाहर रखना। और इसमें सबसे आम चीज़ जो आती है वो है हमारी जिल्द यानी हमारी स्किन। हमारी जिल्द जो है वो एक ऐसी तह है जो किसी भी पैथोजन को अंदर आने नहीं देती, और इसके साथ साथ हमारी जिल्द में मौजूद कुछ ऑयल्स ऐसे हैं जो कि होते हैं एसिडिक, जिसकी वजह से अक्सर बैक्टीरिया जिंदा नहीं रह पाते ऐसे माहौल में। फिर आती है म्यूकस मेम्ब्रेन। इसमें भी कुछ केमिकल्स ऐसे मौजूद होते हैं जो कि मुश्किल बनाते हैं बैक्टीरिया के लिए ज़िंदा रहना। और फिर आता है हमारे पास एक तरीका जिसे कहते हैं एसिडिक इन्वायरमेंट, और ये होता है स्टमक एसिड जैसी चीज़ों से। स्टमक एसिड एक तरह से मौजूद होता है हमारे जिस्म के बाहरी हिस्से पर। इस पे हम गहराई में बात करेंगे अपनी अगली वीडियोज़ में। तो इस वजह से भी ये एसिडिक माहौल जो है ये मुश्किल बनाता है इन तमाम पैथोजेंस के लिए ज़िंदा रहना। तो ये है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, और हम जानते हैं कि ये बहुत हद तक हिफाजत नहीं दे पाती, और कभी कभी बल्कि अक्सर ही ऐसा होता है कि ये चीज़ें इससे गुजर जाती हैं और दाखिल हो जाती हैं हमारे जिस्म में, और यहाँ पर शुरू होती है हमारी सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। तो अब क्या होता है जब ये तमाम चीज़ें दाखिल हो जाती हैं हमारी बॉडी में, ये मैं यहाँ लिख लेती हूँ। याद रहे कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं दोनों फर्स्ट और सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी की। नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी, इस चीज़ के बारे में सही तरह से तब समझ में आएगा जब भी हम बात करेंगे स्पेसिफिक इम्यूनिटी के बारे में। तो ये दोनों यहाँ पर ये हैं नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। इसे याद रहे इनेट इम्यूनिटी भी कहते हैं। इससे मुराद है कि ये इम्यूनिटी जो है ये रिस्पॉन्ड करती है हर उस चीज़ को जो कि दिखती है बुरी, और इन्हें याद नहीं रहती वो चीज़ें, वो बुरी चीज़ें जो पहले कभी दाखिल हुई थी जिस्म में। ये किसी मखसूस किस्म के वायरस को रिस्पॉन्ड नहीं करती या ख़ास बैक्टीरिया। ये हर वायरस हर बैक्टीरिया पर रिस्पॉन्ड करेगी, किसी मखसूस पर नहीं। जैसे ये नहीं कहेगी कि अच्छा ये वायरस ए है या ये वायरस बी है तो मैं रिस्पॉन्ड करूं, नहीं, ये हर बुरी चीज़ पर काम करेगी। इसको नहीं पता कि ये बैक्टीरिया या ये वायरस कि कौन सी किस्म का है, ये बस जैसे ही देखेगी कि कुछ दाखिल हुआ है जिस्म में और ये चीज़ है बुरी या ख़तरनाक, ये अपना काम शुरू कर देगी। इसलिए ये है नॉन स्पेसिफिक या इनेट इम्यून सिस्टम। अब यहाँ सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी में दो चीज़ें आती हैं। पहला है इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। इस पर हमने पहले भी बात की है। हम सब जानते हैं कि इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स कैसा और क्या होता है, और हम सब ने ये महसूस भी किया होगा यकीनन। इसमें इन्फेक्शन से लड़ने के लिए सेल्स को जमा करना, खून को जमा करना और फिर इस इन्फेक्शन से लड़ना। ये है इन तमाम सेल्स को और खून जो इस जगह लेकर आना जहाँ मसला हुआ है। ये मसला हो सकता है बैक्टीरिया से या किसी चोट से या इंजरी से या कुछ भी। तो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जो है ये है फ्लूइड को इस जगह पर पहुंचाना जहां हुआ है मसला।
अब ऐसा होने में होता ये है कि जिस्म का वो हिस्सा जहाँ ये सब हो रहा है, वो टिश्यू हो जाता है इन्फ्लेम्ड, क्योंकि इस जगह पर छिड़ी हुई होती है जंग, इसलिए ये सब होगा इसके नतीजे में। अब अगला मरहला सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में जो आता है, दरअसल इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स का ही हिस्सा है और इसे कहते हैं फैगोसाइट्स या फैगोसाइटोसिस। एक दफ़ा अगर हमें समझ में आ जाए कि फैगोसाइट्स क्या करते हैं तो हमें स्पेसिफिक इम्यूनिटी को समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो ये है हिस्सा इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स का ही। ये वो क्लास है सेल्स की जो खा जाते हैं पैथोजेंस को। जब भी हम इम्यून सिस्टम की बात करते हैं, हम बात करते हैं पैथोजेंस की। तो जैसे यहाँ पर है एक फैगोसाइट, ये यहाँ पर ऐसे इसमें मौजूद है न्यूक्लियस। हमें इसके अंदर इतना झांकने की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल, लेकिन ये है यूकैरियोटिक सेल। लेकिन हमें ये देखना है कि क्या होता है जब एक फैगोसाइट एक बाहर की चीज़ को देखता है, एक फॉरेन बॉडी को देखता है। तो जैसे ये है यहाँ एक बैक्टीरिया, तो अब ये फैगोसाइट जो है, हमने पढ़ा है कि ये है नॉन स्पेसिफिक। तो ये जो करता है वो ये कि ये इसके ऊपर मौजूद होते हैं रिसेप्टर्स, तो ये फ़ौरन इन चीज़ों पर रिस्पॉन्ड करता है जो इसे बुरी या गलत नज़र आती हैं। तो ये जो है ये सेंसर्स हैं एक तरह से, ये यहाँ पर ऐसे। अब जैसे सोचें ये हैं सेंसर्स बैक्टीरिया के लिए, और बैक्टीरिया जो है इस पर होते हैं प्रोटीन्स इनकी सतह पर जो शायद कुछ ऐसे नज़र आते हैं। बिल्कुल ऐसे नहीं होते होंगे, मैं समझने के लिए बना रही हूँ। तो ये इस तरह से कनेक्ट होते हैं और जब एक दफ़ा ऐसा हो जाता है, ये मैं यहाँ बनाकर दिखाती हूँ, तो ये है बैक्टीरिया या पैथोजन, और यही चीज़ होगी वायरस के लिए भी और दूसरी चीज़ों के लिए भी। तो ये है यहाँ ये बैक्टीरिया, जब एक दफ़ा इनका ये बॉन्ड हो जाता है तो ये ट्रिगर करता है फैगोसाइट पर मौजूद रिसेप्टर्स को। अब ये फैगोसाइट जो है ये शुरू करेगा इसे निगलना या इनगल्फ करना। ये घेर लेगा इस पैथोजन को इस तरह, और आखिर में इसके दोनों सिरे जो हैं वो ऐसे आकर मिल जाएंगे। तो जैसे यहाँ होगा न्यूक्लियस और बाकी के ऑर्गेनेल्स भी यहीं कहीं होंगे मौजूद। तो अब जब ये दोनों मिलेंगे तो ये कैसा लगेगा? अचानक से ये बैक्टीरिया जो था ये पूरी तरह हो जाएगा इनगल्फ, ये चला जाएगा इस सेल के अंदर जब एक दफ़ा इसके दोनों सिरे घूम कर आकर ऐसे मिल जाएंगे। तो ये बैक्टीरिया जो है ये पूरी तरह आ जाएगा इसके अंदर, इसके घेरे में। तो ये यहाँ पर अब आ गया बैक्टीरिया या पैथोजन इसके अंदर। ये बिल्कुल फैगोसाइटोसिस की तरह होता है जहाँ तक बात है चीज़ें इनगल्फ करने की। अगर ये होता वायरस या किसी भी किस्म का कोई बाहरी प्रोटीन या कोई फॉरेन मॉलिक्यूल, और ये चीज़ कभी सिर्फ फॉरेन मैटर के लिए ही नहीं बल्कि जिस्म में मौजूद डेड मॉलिक्यूल्स के लिए भी होती है, जिन्हें जिस्म से बाहर जाने की ज़रूरत होती है। लेकिन हम अभी इम्यून सिस्टम पर ही बात करेंगे और इसके हवाले से फॉरेन चीज़ों की। तो ये वाली मेम्ब्रेन यहाँ ये पूरी तरह से मर्ज होगी इसके गिर्द, और जब एक दफ़ा ये पूरी तरह अंदर चला जाएगा तो इसे कहेंगे फैगोसोम। ये एक वेसिकल की तरह है जिसमें मौजूद है वो फॉरेन बॉडी जिसे आप चाहते हैं अपने जिस्म से बाहर निकालना। और अब दूसरी वेसिकल्स या फ्लूइड जो कि खा सकते हैं इस फैगोसोम को। तो जैसे सोचें यहाँ एक वेसिकल है जिसमें मौजूद है लाइसोजाइम्स, जिनमें मौजूद हैं बहुत ज़्यादा रिएक्टिव स्पीशीज़ ऑक्सीजन की। तो जैसे ही ये पैथोजन पूरी तरह अंदर चला जाएगा तो ये जो है ये छोटा पैकेज ये जुड़ेगा आकर इससे ऐसे, और ये अपना मवाद जो है वो यहाँ निकालेगा इस फैगोसोम पर, इस वेसिकल पर जिसमें मौजूद है पैथोजन, और फिर इसे तोड़ देगा। ये दरअसल इसे कर रहा है हज़म, इसे कर रहा है डाइजेस्ट। तो पहला मरहला जो था वो था सीधा सीधा इसे रास्ते से हटाना और मार देना। तो ये जो है ये इसे तोड़ेगा। अब यहाँ मैं अगला मरहला बना लेती हूँ। अब यहाँ पर ये पूरी तरह टूट चुका है इस तरह, मुख्तलिफ प्रोटीन्स और मॉलिक्यूल्स की शक्ल में। अब जो फैगोसाइट करता है वो ये कि वो इन मॉलिक्यूल्स के कुछ हिस्से लेगा और इन्हें मज़ीद तोड़ना शुरू करेगा, इन प्रोटीन्स को। प्रोटीन्स हम जानते हैं बने हुए होते हैं अमाइनो एसिड से, तो ये इन्हें तोड़ेगा। और जब हम बात करते हैं अमाइनो एसिड्स की छोटी चेन्स की, हम बात कर रहे होते हैं पेप्टाइड चेन्स की। ये छोटी चेन होती है अमाइनो एसिड्स की, तो ये जो है ये लेगा कुछ ख़ास पेप्टाइड चेन्स,
कुछ टुकड़े इन चीज़ों के जो इसने तोड़ी हैं, इन्हें लेकर ये जोड़ेगा किसी और प्रोटीन से। तो शायद ये लेगा एक छोटा टुकड़ा इस बैक्टीरिया का यहाँ से और जोड़ेगा इसे एक और प्रोटीन से जिसे कहते हैं मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। अगर हम फैगोसाइट्स की बात कर रहे हैं तो ये होगा टाइप 2। ये मैं यहाँ लिख लेती हूँ, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, इसे कहते हैं MHC। ये प्रोटीन है और ये बॉन्ड करता है इस पेप्टाइड के साथ जो कि डाइजेस्ट हुआ था इस पैथोजन से, और फिर ये फैगोसाइट जो है ये पेश करेगा इसे इस मेम्ब्रेन पर। तो ये कॉम्बिनेशन इस MHC कॉम्प्लेक्स का और इसमें यहाँ ये MHC2 प्रोटीन कहलाएगा। तो ये लेगा ये कॉम्प्लेक्स और इसे लाएगा इसकी सतह पर इस पेप्टाइड के साथ जो आई थी यहाँ से, और ये आ जाएगा इसकी सतह पर। अब आप सोच सकेंगे कि जिस चीज़ को मारना था वो तो मर गई, अब ये सब अहम क्यों है? तो ये मैं बता दूं कि ये चीज़ इम्यून सिस्टम के लिए ज़रूरी है और अहम है। वो इसलिए क्योंकि अब तक हमने जितनी बात की वो थी नॉन स्पेसिफिक। यहाँ बाहर से कोई आया, यहाँ से फैगोसाइट ने इसे मार दिया ये सोचकर कि ये एक बाहर की चीज़ थी जो कि अच्छी नहीं थी, तो मैंने इसे मार दिया। ये नहीं पता कि ये कौन सा पैथोजन था या क्या था। ये चीज़ होगी इम्यून सिस्टम के स्पेसिफिक हिस्से के लिए। ये इसे छोड़ेगा यहाँ लाकर इसकी सतह पर, और फिर जो स्पेसिफिक हिस्सा है इम्यून सिस्टम का जो चीज़ों को पहचान कर इन्हें मारता है, जिनकी याददाश्त होती है, वो ये देख कर कहेगा कि ठीक है जनाब फैगोसाइट, आपने एक चीज़ को यहाँ मार दिया है, अब मैं देखूँ कि क्या मैं कोई ख़ास रिएक्शन कर सकता हूँ इस पर या नहीं। इस मखसूस चीज़ पर इस स्पेसिफिक चीज़ पर जो आपने यहाँ पेश की है। तो बहुत से फैगोसाइट जो हैं वो कहलाते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। हम यहाँ इस चीज़ को कहते हैं पैथोजन। एक एंटीजन जो है इसे आप एक प्रोटीन की हैसियत से भी देख सकते हैं और पेप्टाइड चेन की हैसियत से भी, जिससे निपटा जाता है इम्यून सिस्टम के अंदर ही, लेकिन स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम। तो फिलहाल यहाँ आप इसे एक पेप्टाइड की हैसियत से देख सकते हैं। तो ये पेश कर रहा है अपनी सतह पर ये एंटीजन जो कि फिर इस्तेमाल हो सकता है बाद में दूसरे हिस्सों से इम्यून सिस्टम के। अब एक चीज़ और, वो ये कि फैगोसाइट्स की बहुत सी किस्में और नाम हैं, तो हम इसका एक जायज़ा लेते हैं यहाँ ताकि आप मुख्तलिफ फैगोसाइट से कभी कंफ्यूज ना हो। हमारे पास होते हैं न्यूट्रोफिल्स। ये सबसे आम किस्म है फैगोसाइट्स की और ये बहुत तेज़ रिस्पॉन्ड करते हैं और बहुत जल्दी पहुँचते हैं जहाँ इन्फेक्शन होता है। तो ये है बहुत तेज़ और मिक़दार में काफ़ी ज़्यादा। और एक चीज़ ये कि फैगोसाइट्स के मारने का तरीका हमेशा यही नहीं होता जो हमने देखा। इनको फैगोसाइट कहा जाता है क्योंकि ये चीज़ें इनगल्फ करते हैं। हम आगे आने वाली वीडियोस में इनके दूसरे तरीकों के बारे में भी बात करेंगे। तो अब यहाँ आते हैं वापस। अगले यहाँ है हमारे पास मैक्रोफेजेस। ये वो हैं जो काफ़ी वज़न उठाते हैं बेचारे और काफ़ी सारा काम करते हैं। अगले हैं यहाँ आपके पास डेंड्रिटिक सेल्स। ये सुनकर आपको न्यूरॉन्स वाले डेंड्राइट्स शायद याद आएँ, लेकिन ये वो वाले बिल्कुल भी नहीं हैं। इनका कोई ताल्लुक नहीं है नर्वस सिस्टम से। डेंड्रिटिक सेल्स, इनको सिर्फ इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये दिखते वैसे हैं, कुछ इस तरह के, यहाँ आप ये देख सकते हैं। और ये डेंड्रिटिक सेल्स जो हैं ये सबसे ज़्यादा काम करने वाले फैगोसाइट्स हैं अगर बात हो रही है स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम की। तो उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको ये समझने में आसानी हो कि इनेट इम्यून सिस्टम और स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम में क्या फ़र्क है और हमारा इम्यून सिस्टम बुनियादी तौर पर किस तरह से काम करता है। हम अपनी आगे आने वाली वीडियोस में इस पर और ज़्यादा गहराई में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।